तो स्वागत है आपका ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। आज हम लेसन वन के साझेदारी सामान्य परिचय के एक और नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है साझेदारी के पूंजी खाते। ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक इस चैप्टर में तो नहीं आ पाता है, क्योंकि इससे भी इम्पोर्टेंट और टॉपिक हैं इसमें। पीछे से पे एंड अप्रोप्रिएशन है, साझेदारी संलेख है, मगर ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक पढ़े बिना आप पार्टनर एडमिशन वाला चैप्टर और पार्टनर रिटायरमेंट वाला चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। ये वहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना वहाँ पर क्वेश्चन करना आसान नहीं होता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, एंड तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे इसी पूंजी खाते से रिलेटेड, जो आपका सारे डाउट क्लियर कर देगी। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट भी आना चाहिए। जिसने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो या तो चैनल पर जाकर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाला वीडियो देख ले, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वो उस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं अपन आज की क्लास। देखिए, साझेदारी के पूंजी खाते दो विधियों से बनाए जाते हैं, जिसमें पहली विधि है स्थिर या अपरिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। अब जो स्थिर है, तो नाम से पता चल रहा है स्थिर है, इसमें ज़्यादा कोई हलचल नहीं हो रही है, जो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस दो तरीके से इसमें खाते रखे जाते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में केवल एक प्रकार से खाता रखा जाता है, जिसका नाम है साझेदारों के पूंजी खाते। अब ये अकाउंट कब बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, देखते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते, पहला है स्थिर पूंजी खाता विधि। नाम से पहले ही बताया, नाम से पता चल रहा है स्थिर, मतलब एक जगह पे रुका हुआ या स्थिर। जब सभी साझेदार यह निश्चित कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसी दशा में साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। स्थायी पूंजी खाता विधि में साझेदारों के पूंजी से संबंधित दो खाते खोले जाते हैं। तो हमारी विधियां दो हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। तो पता कैसे चलेगा स्थिर में, जब हमारी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई साझेदार नई पूंजी नहीं लाएगा या फिर बार बार पूंजी नहीं निकालेगा, तो इसका मतलब वो कौन से खाते से रखा गया है क्वेश्चन, स्थिर पूंजी खाता विधि से। इसमें दो प्रकार के खाते बनते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। फिर से आप ध्यान देंगे, जो मैंने बोला है कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। तो कैपिटल अकाउंट मतलब जिसमें केवल कैपिटल रखी जाती है, जिस खातों में केवल कैपिटल ही रखी जाती है, बाकी की चीज़ें नहीं लिखी जाती, उसको कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। पढ़ते हैं, देखें। इस खाते में केवल साझेदार द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। पूंजी खाते का शेष प्रति वर्ष एक समान रहता है, मतलब वो हर साल बदलता नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाए वह स्थायी रूप से पूंजी निकाल ले, अन्यथा साझेदारों के पूंजी खातों के प्रारंभिक व अंतिम शेषों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोला इसने विशेष परिस्थिति, तो मैंने बोला ये चैप्टर कहाँ काम आएगा, एडमिशन। तो विशेष परिस्थिति हो गई ना, जब आ जाए तो अतिरिक्त पूंजी लगा लेगा, या फिर छोड़कर चला जाए, रिटायरमेंट हो जाएगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि ये इसके कैपिटल अकाउंट में परिवर्तन हो। मगर ये जो कंडीशन है ये ना के बराबर होती है कि आपके पूंजी खातों में परिवर्तन हो। ठीक है, तो साझेदारों के पूंजी खातों के प्रारंभिक व अंतिम शेषों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस कारण से इस खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है। याद रखेंगे, ये वाला एक नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूंजी साझेदारों के पूंजी खाते का कौन सा शेष होता है, तो सदैव क्रेडिट शेष होता है। अब क्रेडिट शेष याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको याद होगा, जब आप पूंजी लगाते हो तो एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपकी पूंजी किस तरफ लिखी जाती है बैलेंस शीट में, कैपिटल। कहाँ लिखी जाती है, लाइबिलिटी साइड। और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है,
क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट यहाँ पर आप हमेशा सदैव क्रेडिट बैलेंस रहता है पूंजी का, कैपिटल का, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है साझेदारों के चालू खाते। साझेदारों के पूंजी लगाने व निकालने के अतिरिक्त, क्योंकि निकालना और लगाना तो पूंजी तो ऊपर आ गई पूंजी खातों में, मगर करंट अकाउंट में क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है करंट अकाउंट, जिस करंट हमेशा चलता रहता है ना, तो ये खाता क्या है, साल भर चलता रहता है। जबकि कैपिटल अकाउंट शुरुआत में लिखाई में आ गई पूंजी, फिर उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। जबकि करंट अकाउंट में क्या होगा, साल भर इसमें कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी। तो पूंजी लगाने व निकालने के अतिरिक्त अन्य सभी मदों का लेखा इस खाते में करते हैं। इस खाते के क्रेडिट पक्ष पर, मतलब सीआर में, साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी व लाभों के हिस्से का लेखा किया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में साझेदारों के आहरण, आहरण पर ब्याज मतलब ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस लिखे जाते हैं। इस खाते का शेष डेबिट अथवा क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। करंट अकाउंट का कोई सा भी शेष हो सकता है, बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। मगर इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि डेबिट है क्रेडिट है, आपको ये क्वेश्चन में लिख के देगा, जरूर लिख के देगा, या तो बैलेंस शीट में लिख के देगा या फिर आपको अलग से कहीं लिख के देगा कि आपका चालू खातों का शेष ब्रैकेट में लिख देगा डेबिट या क्रेडिट। तो आपको उसी अकॉर्डिंग, चाहे वो डेबिट लिखे तो डेबिट में रखना है, क्रेडिट लिखे तो क्रेडिट में लिखना है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है। हाँ, और अगर आपसे ये कहे नहीं कि भाई आपको किस पूंजी खाते की विधि से आपको खाते रखने हैं, तो और आपको करंट अकाउंट का बैलेंस देते, तो फिर सोचने की बात ही नहीं है। आपको स्थिर पूंजी खाता विधि अपनानी है, क्योंकि उसने आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया है। फिर वहाँ पर आप दूसरी विधि ने अपना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका परफॉर्मा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। देखिए, बाय बैलेंस बीडी जैसा बोला गया था, हमेशा क्रेडिट शेष होता है। बाय कैश ऑब्लिक बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, विशेष परिस्थितियों में अगर कोई साझेदार कैपिटल लाता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसका योग कर देंगे। फिर आप लिखेंगे टू कैश, अगर पैसा निकालता है तो आप इसको डेबिट तरफ में दिखाएंगे। फिर आप इसका बैलेंस लगा देंगे और योग लगा देंगे, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल तैयार हो जाएगा। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में कुछ और नहीं लिखना है। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, केवल पैसा लाना, ले जाना और बैलेंस लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें कहाँ लिखाई में आएगी, करंट अकाउंट में लिखाई में आएगी। तो बाय बैलेंस बीडी देखते हैं और टू बैलेंस बीडी, इसमें दोनों तरफ अभी अभी बोला कि इसके क्रेडिट भी शेष हो सकता है और डेबिट भी शेष हो सकता है। तो इसमें बाय बैलेंस बीडी भी लिख देंगे और टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्रेडिट तरफ आएगा। बाय सैलरी, बाय कमीशन, और सॉरी यहाँ पर बाय है, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। तो यहाँ पर जब आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकालेंगे वो भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि सबसे पहले जब इन अकाउंट को रखा जाता है सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। इसीलिए मैंने पहले उसको पिछले वीडियो में मैं उनको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। इसके बाद में टू बैलेंस बीडी देखने को मिलेगा आपको, टू ड्राइंग्स देखने को मिलेगा डेबिट तरफ, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा, टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लॉस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों एक साथ दे के रख रखा है उसने। और टू बैलेंस सीडी, जो भी बैलेंस निकल के आएगा वो, और इसका टोटल लग जाएगा। दोनों तरफ आप टोटल लगाएंगे और टू बैलेंस बीडी में इसका योग कर देंगे, शेष निकाल देंगे। यदि प्रश्न में बैलेंस शीट के अंतर्गत, या अपन ने बात कर ही लिया, अंतर्गत साझेदारों के चालू खाते का शेष दिया हो, तो इसका आशय है कि साझेदारों के खाते स्थिर पूंजी खाता विधि से रखने हैं। अगर आपको बैलेंस शीट में बोल दे कि करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो फिर आपको क्या करना है, उसमें स्थिर खाता विधि रखनी है। क्योंकि स्थिर खाता विधि क्यों रखनी है, क्योंकि इसने आपको यहाँ पर बैलेंस रखने के लिए जगह दी है। यहाँ पर बैलेंस रखने के लिए जगह दी है, ये देखिए दे रखी है ना, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ये इसीलिए यहाँ पर दी है, ठीक है। इसके अलावा परिवर्तनशील पूंजी क्या होती है, ये दूसरी विधि है, पहले अपन पढ़ चुके हैं। स्थिर, यह परिवर्तनशील, नाम से ही पता चल रहा है परिवर्तन होता रहता है, साल भर इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है।
देखें, जब साझेदार के पूंजी खातों के शेष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं उन्हें परिवर्तनशील पूंजी खाते कहते हैं। पूंजी तथा पूंजी को बढ़ाने वाली मदें, जिनसे पूंजी तथा पूंजी को बढ़ाने वाली जो मदें होती है वो सब क्रेडिट पक्ष में जाती है। जैसे साझेदारों का वेतन, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, ये सब कहाँ जाती है? क्रेडिट पक्ष में जाती है। तथा पूंजी को घटाने वाली मदें, जितनी भी पूंजी कम करेगी ना, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस डेबिट में दिखाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी खाते के प्रारंभिक व अंतिम शेष हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। चलिए इसका परफॉर्मा भी देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, अभी जैसे बोला टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी, इसका कोई सा भी परफॉर्मा हो सकता है। देखिए, अगर किसी को ये याद नहीं होता है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमने स्थिर में पढ़े थे दो खाते, उन दोनों को अगर आप मिला देते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को अगर आप जोड़ देते हैं एक साथ एक ही खाते में रख देते हैं तो वो परिवर्तनशील का कैपिटल बन जाता है। क्या बोला मैं? अगर स्थिर के आपको करंट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट याद हैं तो उन दोनों को अगर आप मर्ज करते हैं, मिला दें, तो आपका क्या बन जाएगा? परिवर्तनशील का कैपिटल बन जाएगा। देखें कैसे, यहाँ वहाँ पर भी बाय बैलेंस या बाय कैश और ऑब्लिक बैंक लिखा था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और टू कैश ऑब्लिक बैंक लिखा था, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इतना क्या था वहाँ पर? हमारा करंट अकाउंट था, और इसके बाद जो बनता था वो कैपिटल अकाउंट बनता था। अब वहाँ पर दो अलग अलग थे, मगर यहाँ पर दोनों को मिला दिया गया है। देखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी बढ़ती है इसलिए क्रेडिट कर दिया। बाय सैलरी, पूंजी बढ़ती है इसलिए क्रेडिट कर दिया। कमीशन, टू अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ऊपर लिखा भी है, थ्योरी में आप पढ़ सकते हैं। टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू पेंडल अप्रोप्रिएशन लॉस। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है, समझनी है, ये याद रखनी है। ये आप पर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ कि आप समझेंगे तो बहुत ही ठीक रहेगा, क्योंकि समझी हुई चीज़ हमेशा ध्यान रहती है, याद रहती है। और आप रटेंगे तो फिर आप थोड़े दिन में इसको भूल जाएंगे। फिर आप सोचेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट था, ये क्रेडिट था, सैलरी डेबिट थी, क्रेडिट थी, ड्राइंग डेबिट थी, क्रेडिट थी, तो इस तरीके से आप इसको भूल जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। का टोटल लगाया, टोटल लगा के जो भी बैलेंस बचता है उसको टू बैलेंस सीढ़ी में आप रख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न में स्पष्ट सूचना के अभाव में साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अनुसार ही रखते हैं। अगर वो प्रश्न में कुछ भी नहीं कहे कि आपको किस विधि से प्रश्न करना है, तो आप किससे करेंगे? परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से करेंगे। ठीक है। और इससे पहले वाले नोट में क्या बोला था? क्या अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे दे तो फिर स्थिर खाता, तो आपको यहाँ पर परिवर्तनशील पूंजी, अगर कुछ नहीं कहे तो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि अपनानी है। दूसरा नोट है, अंतिम शेष विपरीत पक्ष में भी आ सकता है। देखिए, अंतिम शेष विपरीत पक्ष में अंतिम शेष कौन सा है? ये जो अभी अभी मैंने लिखा ना, टू बैलेंस सी डी, ये इधर आया है डेबिट में, तो ये क्रेडिट में भी आ सकता है, क्योंकि बैलेंस किधर भी कम पड़ सकता है। ये कोई निश्चित थोड़ी ना कि डेबिट में ही रहेगा, तो किधर भी आ सकता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इस एग्जाम्पल में हमारी दोनों परिस्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं दो एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें दोनों परिस्थिति क्लियर करूंगा। एक है हमारी परिवर्तनशील विधि और एक स्थिर खाता रखने वाली विधि। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, अनिल 1/4/2009 को 60,000 की पूंजी लगाता है। वो आहरण करता है, ड्राइंग्स करता है 16,000 रुपये का, ये अनिल कर रहा है। सुनील 40,000 की पूंजी लगाता है और आहरण करता है 20,000 का, और उसको वेतन मिलता है 1,000 रुपये मासिक। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत इसीलिए होती है, यहाँ पर मासिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और बच्चे इसको वार्षिक समझ के केवल 1,000 लिख के रह जाते हैं, जबकि ये क्या है? 1,000 × 12। ठीक है। पूंजी पर 6% आपको ब्याज लगाना है। शेष लाभ को 5:3 में बांटना है। फर्म ने पूंजी पर ब्याज लगाने एवं सुनील को वेतन देने से पूर्व 50,000 का लाभ अर्जित किया है। ठीक है। पहले की बात कर रहा है, वेतन लगाने से
पूर्व और वेतन नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, हम इसको पे एंडल एप्रोप्रिएशन में लगा देंगे। अगर बाद में होता तो अभी यहाँ पर हम इसको वेतन नहीं देते। तो आप सबसे पहले इसने बोला है पे एंडल एप्रोप्रिएशन आपको अकाउंट बनाने के लिए इसने बोला है, ठीक है। अब तो अपन बनाते हैं पे एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले पे एंडल एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है बाय नेट प्रॉफिट। 50,000 रुपये इसने दे रखा है, हमने लिख दिया। इसके बाद में मैंने पहले ही बता दिया, जब पे एंडल एप्रोप्रिएशन का वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि डेबिट तरफ में वो मदें आती है जिनसे हमारे साझेदार को फ़ायदा होता है। तो साझेदार को फ़ायदा किससे होता है? सैलरी से। तो जैसे सुनील को सैलरी मिली 1,000 इंटू 12,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी फ़ायदा होता है। तो कितनी कितनी था इसका इंटरेस्ट, कितना निकला? तो 60,000 इस अनिल की पूंजी है, तो अनिल का निकला 60,000 का 6% 3600, और सुनील का निकला 40,000 का 6% 2400 रुपये। टोटल हो गया हमारा 6,000 रुपये। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं दे रखा जो लिखा जाए, जैसे कमीशन नहीं दे रखा है, ठीक है, और कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दे रखा है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको टोटल कर लेना है। आपने क्रेडिट का टोटल लगाओगे 50,000 और डेबिट का टोटल लगाया तो 12 6 18 कम पड़ गए हमारे 32,000 रुपये। तो 32,000 को आपने 5:3 के अनुपात में अनिल और सुनील को दे दिया। ये आपका पे एंडल एप्रोप्रिएशन बन के तैयार हो गया है, ठीक है। ये बहुत ईजी सा है, आप वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। पे एंडल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद में हमारी आगे की प्रक्रिया, जो आज का वीडियो जिससे संबंधित है, वो शुरू होता है कि इसने कह दिया है आपसे कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। तो पहला बता रहा है कि आप परिवर्तनशील खाते में विधि के आप खाते बनाते हैं। तो आपको याद है परिवर्तनशील विधि से आप केवल एक अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखा जाएगा। आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार फिर पढ़ लीजिए क्वेश्चन अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो, और इसको पॉज कर कर भी पढ़ सकते हैं। और ठीक है, अपन आगे चलते हैं। P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या पार्टनर्स कैपिटल का उसने बैलेंस दिया था? हाँ दिया है। 60,000 रुपये पूंजी थी ना इसकी, अनिल की। मैंने अनिल का ए लिखा है और सुनील का एस लिखा है। तो ए अनिल ने लगाया 60,000 रुपये और सुनील कहते हैं 40,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने लिया था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया था अनिल ने 3,600 रुपये और सुनील ने 2,400 रुपये। और सैलरी ली थी केवल सुनील ने, अनिल ने 0 रुपये सैलरी ली है तो इसको कुछ नहीं दिया। सुनील ने ली थी 12,000 रुपये। और फिर ड्राइंग्स किया था बिल्कुल 16,000 रुपये इसने किया था, 20,000 रुपये सुनील ने किया था। उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैंने केवल इस यहाँ पर इसलिए 0 0 रुपये लिख दिया है। ये केवल दिखाने के लिए लिखा है, आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट निकल के आएगी तभी आपको दिखाना है। इसके अलावा आपने पी एंडल एप्रोप्रिएशन बनाया था जिसमें आपको 20,000 और 12,000 का प्रॉफिट निकल के आया था, ठीक है। आपने टोटल लगाया, अनिल का आया 83600 और सुनील का आया 66400। अब आप क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे और जितनी भी अमाउंट कम पड़ेगी उसको टू बैलेंस सीडी में दे देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा 67600 और 46400, 67,600 और 46,400। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकल के आया है, ठीक है। ये परिवर्तनशील के अकॉर्डिंग था, बहुत इजी वे में बताया गया है। आपको परफॉर्मा याद रखना है और याद नहीं रखने से बेहतर है आप इसको समझ लें कि हमने क्या क्या किस तरफ लिखा है। जब हम पे एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तब आपको याद होगा कि हमने ये जो लिखा है यहाँ पर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे एंडल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जा रहा था, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जा रहा था, वो भी किधर? क्रेडिट तरफ। इसमें यही परिवर्तन होता है, जो चीज़ पे एंडल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में होती है वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में हो जाती है, और जो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में होती है वो पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में हो जाती है। केवल वहाँ पर ड्राइंग्स नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब दोनों एक साथ बनाने के लिए कहता है ना, इस जैसे ये क्वेश्चन है पे एंडल एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, कैपिटल भी बनाना है। तो पे एंडल एप्रोप्रिएशन आपको
P&L अप्रोप्रिएशन में आपको ड्राइंग्स नहीं लिखना होता है, जबकि पार्टनर्स कैपिटल में आपको ड्राइंग्स लिखना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब खाता स्थिर पूंजी विधि से रखते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, अपन ने पहले ही बोल दिया कि जब खाता स्थिर पूंजी विधि से रखा जाएगा तो पूंजी को, इसमें दो खाते बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल लिखी जाएगी, और विशेष परिस्थिति में अगर पैसा आता है, अतिरिक्त रुपया आता है, अतिरिक्त पूंजी आती है तो लिखेंगे, और परमानेंट आपने पैसा निकाल लिया है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और बाकी की जो चीज़ें हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग्स वगैरह वगैरह, वो सब कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, सॉरी करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो देखते हैं, बाय बैलेंस बीडी 60,000 रुपये पूंजी दे रखी थी, अनिल की और सुनील की दे रखी थी 40,000 रुपये, टोटल लगा दिया, इसके अलावा और कुछ लिखना ही नहीं है, इसीलिए इस खाते को बैलेंस सीडी करके बंद कर दिया। फिर हमने बनाया पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी में कुछ नहीं दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा ना कहीं पे भी, क्योंकि मैंने बताया अलग से देगा या बैलेंस शीट में देगा, तो इसमें कहीं पर भी नहीं दिया है, तो 0 हो गया, इधर भी 0 रुपया आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाला था 3600-2400 रुपये, बाय सैलरी केवल सुनील ने ली थी 12,000 रुपये, P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आया था हमारे 20,000, 12,000, टू ड्राइंग्स आया था हमारे 16,000 और 20,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले अपन निकाल चुके थे, कि बोला था इसके लिए कि ये आता लिखना, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है, 0 और 0 रुपये। टू बैलेंस सीडी आ गया 7,600 और 6,400, ये आपका टोटल करके जो बैलेंस निकला वो है, तो आपका टोटल आ गया 23,600, 26,400, 23,600, 26,400। आप वीडियो को एक और बार रिपीट करके देखिए, मुझको पूरी उम्मीद है कि आपको जो ये टॉपिक है हमारा आज का, वो ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।